नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और इस देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात नागरिकता कानून की, जहां नागरिकता कानून के विरोध में आज दिल्ली के मंडी हाउस से जंतर मंतर तक कई छात्र संगठनों का मार्च होगा। इस मार्च को यूथ इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बुलाया है। दिल्ली के इस मार्च में जेएनयू के छात्र, जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र और शाहीन बाग के लोग शामिल होंगे। ये छात्र 22 जनवरी को सीएए पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई में कानून वापस लेने की मांग को लेकर मार्च पर कर रहे हैं। इसके साथ ही कोलकाता, वाराणसी, प्रयागराज समेत देश के अलग अलग शहरों में भी छात्र मार्च निकालेंगे। सीएए पर बात करने के लिए और इसके इर्द गिर्द हो रही सियासत पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं अरुण कुमार सिंह, लखनऊ से अजीत सिंह और कोलकाता से आशिका सिंह। लेकिन सबसे पहले अरुण कुमार से अपडेट लेते हैं। ये मार्च, इसमें कितना बड़ा जमावड़ा है, बताइए। ये क्या फिर से वामपंथी संगठनों का एक एकजुट होना लग रहा है यहां पर? देखिए आनंद, इस वक्त हम मंडी हाउस पर हैं और यहाँ से जंतर मंतर तक मार्च निकालने की योजना इन छात्रों की है। अगर आप देखिए तो काफी संख्या में छात्र यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं। 1 बजे का वक्त दिया गया था। बहुत सारे छात्र अभी आने वाले हैं, जिसमें जामिया के छात्र हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, जेएनयू के छात्र हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। तो ये जो तमाम छात्र हैं ये यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। जो इनका यूनिक स्टाइल एक होता है कि डफली बजा करके किस तरह से वो और नारेबाजी करके दिखाते हैं अपना प्रदर्शन, अपना विरोध। जरा मैं वहीं तक पहुँचता हूँ और आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की और समझाने की। आप जैसा कि सुन सकते होंगे और आपने सुना भी होगा, दर्शकों ने भी सुना होगा कि रोजगार, महंगाई, इस तरह के मुद्दे पर फिलहाल ये जो प्रदर्शन है। लेकिन इसका जो असल मुद्दा है वो सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और एनआरसी, ये 3 जो बड़े मसले हैं जिसको लेकर के शाहीन बाग में प्रदर्शन चल रहा है, लखनऊ में प्रदर्शन चल रहा है। उसी सॉलिडारिटी में उन्हीं लोगों के साथ, चूंकि 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है सीएए को लेकर, उससे पहले ये जो छात्र हैं वो सीएए के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा छात्र आने वाले हैं। रोजी रोटी रोजगार की जगह लाठी गोली देना बंद करो, नफरत सांप्रदायिकता का जहर नहीं चलेगा। और देखिए अंबेडकर और भगत सिंह, इन लोगों की तस्वीरों के जरिए एक संदेश देने की जरूरी छात्रों की कोशिश। देखिए यहाँ पे हाथ में पोस्टर भी लिए हुए हैं, साझी शहादत, साझी विरासत। क्या आप लोग संदेश देना चाह रहे हैं? हमारा संदेश ये है कि हम संविधान के साथ हैं। जो लोग संविधान के साथ हैं वो हमारे साथ आएं और इस लड़ाई में जुड़े, क्योंकि जो भी आज हो रहा है वो संविधान विरोधी हो रहा है और हम जो है संविधान के साथ। पर इस एक्ट को तो पार्लियामेंट ने बहुमत के साथ पास किया है। पूछिए उनसे पूछिए क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उन्होंने पढ़ा है? अरुण, जरा इनका टेस्ट लिया जाए। पूछना चाहता हूँ, आप लोग स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जैसा कि कपिल सिब्बल ने कहा, जैसा कि सलमान खुर्शीद, दोनों बड़े लॉयर हैं, उनका कहना जब संसद ने पास कर दिया है तो इसको तो राज्यों को लागू करना ही पड़ेगा। संसद अगर कोई गलत बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जरा बताएं। बोलिए, भारत के किस नागरिक को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट अफेक्ट करता है? जनता की अगर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कोई गलत फैसला लेते हैं तो जनता सड़कों पर उतरेगी। और सवाल तो यही है ना कि किसी भारतीय नागरिक को इससे क्या दिक्कत है? आपको क्या दिक्कत है इससे? हमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम भारतीय क्यों हैं? हम भारतीय इसलिए हैं क्योंकि हम इसके संविधान को मानते हैं। हाँ। और यहाँ पर हमें पूछिए, इन्होंने एक्ट पढ़ा है? उनको पूछिए, इन्होंने एक्ट पढ़ा है? कोई भी बात इस संविधान के खिलाफ होगी तो वो हर भारतीय संविधान के खिलाफ कैसे हो, जरा बताएं। आपने पढ़ा है एक्ट को? एक्ट की किन बातों पर आपको लगता है कि संविधान के खिलाफ है? जो आपकी आर्टिकल 14 है, हाँ। जो इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी की, किसकी इक्वालिटी की बात करता है? पूछिए। सीधे जो मुद्दा रखा गया है वो ये रखा आर्टिकल 14 पूरा जानते हैं? एवरीवन एक्सेप्ट मुस्लिम्स। आर्टिकल उनको पूछिए, इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम सेम है क्या इनके लिए?
लेकिन इसी में लेकिन इसी उनको में ये एक पूछिए। सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, इसी आर्टिकल 14 के रहते ही आरक्षण धर्म के नाम पर इस देश में दिया जाता है। आपने देखा होगा, कास्ट के नाम पर दिया जाता है, जाति के नाम पर दिया जाता आपने है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था, जो आपका आरक्षण था वो 10 साल के लिए शुरुआत में आया था, और उसके बाद जो भी बना है वो गवर्नमेंट को वो और उसके खिलाफ। तो क्या ये आरक्षण के खिलाफ है? पूछिए ये आरक्षण के खिलाफ है? के बाद नहीं रहना चाहिए। ये आरक्षण के खिलाफ है? मेरा कहना यह है कि जो आरक्षण के खिलाफ है, जो भी दबे माइनॉरिटी कोटा की बात क्यों करते हैं? स्कीम्स लाइए, दलित कोटा की बात क्यों करते हैं? पूछिए इनको, अगर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 14 इसका प्रावधान देता है, पूछिए इनको, उससे उनको पूछिए। अभी जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि तो आरक्षण के आप जो 10 साल के लिए इनिशियली दिया गया था, आपको लगता है कि इसके खिलाफ है आप? आरक्षण की बात अभी फिलहाल मैं अगर आरक्षण की बात ना करूं, क्योंकि हम मुद्दे क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? आर्टिकल 14 की बात इन्होंने उठाई, हमने उठाई। आर्टिकल 14 की बात इन्होंने उठाई, आर्टिकल 14 की बात इन्होंने उठाई। के अंदर आप इनको पूछिए क्या इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम इनके लिए एक बराबर है? इस कॉन्स्टिट्यूशन विरोधी इनको पूछिए क्या इंडियन मुस्लिम और पाकिस्तानी मुस्लिम इनके लिए एक बराबर है? सवाल एक छोटा सवाल मेरा है कि ये जो बिल है, ये जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे हैं, जो एक्ट पास हो गया, तो हिंदुस्तान में जो आ रहे हैं शरणार्थी, उनके लिए हिंदुस्तान के मुस्लिम, पाकिस्तान के मुस्लिम, दोनों को एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता ना। मुस्लिम की बात आप इन्होंने मुस्लिम की बात की, मुस्लिम की बात इन्होंने की, मुस्लिम की बात इन्होंने की, अरुण हमने नहीं की, मुस्लिम की बात इन्होंने की। मैं आपसे अलग हो रहा हूँ क्योंकि अरविंद केजरीवाल, मैं आपसे अलग हो रहा हूं। अरुण, थोड़ी देर में फिर रुक करूंगा इस सीए प्रोटेस्ट पर, क्योंकि एक बार एक जब इनसे 3 सवाल पूछे जाते हैं, तीसरे सवाल में ये लड़खड़ाने लगते हैं। हर बार अखाड़ा में हमने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा एक दिल्ली में एक और डेवलपमेंट है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी हां, विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल रोड शो करेंगे। सीएम का रोड शो वाल्मीकि नगर से वाल्मीकि मंदिर से शुरू होगा, जो मंदिर मार्ग से पंचकुइया रोड, सीपी आउटर सर्कल, पालिका बाजार, सीपी के हनुमान मंदिर से होते हुए इंडिया गेट के पास जामनगर हाउस पहुंचेगा, जहां वो एसडीएम दफ्तर में अपना पर्चा भरेंगे। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट से अभी बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम ऐलान नहीं किया है। सीएम केजरीवाल ने पहली बार 2013 में इसी सीट से उस वक्त की सीएम शीला दीक्षित को हराया था। 2015 विधानसभा चुनाव में भी सीएम इसी सीट से लड़े थे और जीते थे। जावेद मंसूरी से जुड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ अखाड़ा में। ये केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां एक ट्रक के ऊपर अपना रोड शो की शुरुआत करते हुए, काफी सारा उन्माद है जन समुदाय का वहां पर, सपोर्टर्स का। आम आदमी की टोपी पहने अरविंद केजरीवाल, बहुत दिनों बाद उनके गले में मफलर दिख रहा है, क्योंकि इस बार कहीं बहुत समझ बूझकर उन्होंने अपने पिछले इमेज से अलग हटकर अपने आप को प्रदर्शित किया है। विवादित बयान देने से बचे हैं अरविंद केजरीवाल। जो इस सरकार ने पिछले 4-5 साल में काम किया है, उसके बल पर फिर से वो जनमत को मांग रहे हैं। उन्होंने अभी तक मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किया, लेकिन एक गारंटी कार्ड उन्होंने रिलीज किया है, जहां पर उन्होंने प्रदूषण से लड़ने का वादा किया है, हवाई प्रदूषण को घटाने का वादा किया है, बिजली पानी पर वादे किए हैं, और एजुकेशन और चिकित्सा, इस पर जो काम किया है उसको और सुदृढ़ और बढ़ाने की बात कही है। मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो भी उनके साथ दिख रहे हैं वहीं पर, उसी मंच पर अरविंद केजरीवाल आगे बढ़े हैं। आम आदमी पार्टी 2015 में 67 सीटों के साथ भारी बहुमत के साथ जीती थी। कम से कम 57% से ज्यादा उनका वोट शेयर था। क्या उसको बना पाएंगे वो देखना जरूरी है। आ रहे हैं, जो एक मौका होता है, परिवार के लोग यहाँ होते हैं, यहाँ परिवार के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पिता का हाथ यहाँ पर पकड़ा हुआ है मुख्यमंत्री ने। घर में भी पूजा पाठ करके आए हैं, थोड़ा बहुत। इसके बाद आगे क्या? आज शुरुआत हो रही है आपकी, आज नॉमिनेशन भरेंगे। पिता का हाथ पकड़ा हुआ है और पत्नी सुनीता केजरीवाल भी पीछे है और अरविंद केजरीवाल की माता जी भी साथ में है। तो पूरा परिवार पहले वाल्मीकि मंदिर यहाँ पर पूजा करेंगे। उनके पिताजी से बात करने को। सर, अरे माता जी का ध्यान रखना। सर, कितना बड़ा दिन है आज,
पहुंचे आज यहाँ पर आप? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या आशीर्वाद देंगे अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जो कि आपके साथ चल रहे हैं? आशीर्वाद है पूरा, घर से भी पूजा करके आए क्या? अच्छा, देखिए उनकी पत्नी और अरविंद केजरीवाल की माता जी भी यहाँ पर चल रही है, उनसे भी रिएक्शन लेने की कोशिश करते हैं। माता जी कुछ कहेंगे? आज नामांकन के लिए जा रहे हैं आपके बेटे हैं? अच्छी बात है ना, दिल्ली का विकास होगा। क्या जीत दर्ज करेंगे? दुआ दीजिए। 70 में से 70। 70 में से 70। सुनीता जी, आप भी एक रिएक्शन दे दें। आज तीसरी बार यहाँ से वो लड़ने जा रहे हैं सीट से, क्या उम्मीद लग रही है? जीत होगी, जीत के आएंगे। अच्छा, तो आप भी रोड शो में साथ रहेंगे उनकी गाड़ी में? साथ रहेंगे। देखिए, सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के माता पिता, उन्होंने बात की है न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव। और यहाँ पर पहुंचे हैं वाल्मीकि मंदिर, यहाँ पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तो ये रोड शो शुरू होगा मंदिर मार्ग से वाल्मीकि मंदिर। तो माता का पुत्र को आशीर्वाद है 70 में से 70 का। अरविंद केजरीवाल नामांकन से पहले दिल्ली में रोड शो कर रहे हैं। लेकिन फिर हम वापस मुद्दे पर आते हैं, सीए पर मचे सियासी घमासान पर, जहां हर रोज नए बहाने ढूंढे जा रहे हैं ताकि इस प्रदर्शन को जागृत बनाए रखा जाए। और इनको लगता है विपक्ष को कि सरकार को घेरने का इन्हें मुद्दा मिल गया है, सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी नागरिकता संशोधन कानून। चलिए लखनऊ चलते हैं, जहां शाहीन बाग की तर्ज पर वहां पर भी एक प्रोटेस्ट शुरू हुआ है अजीत। लेकिन इस पर भी अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, काफी ड्रामा है क्योंकि कह रहे हैं, जैसे अरुण सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं, कोलकाता में भी प्रो और एंटी सीए प्रोटेस्ट हैं, पर हर जगह इसकी सियासत का रुख अलग है। कल रात को उत्तर प्रदेश पुलिस सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही थी, कंबल चोर उत्तर प्रदेश पुलिस। बताइए हुआ क्या था और आज क्या नजारा है? देखिए बिल्कुल आनंद, ये परसों शाम की बात है जब पुलिस अचानक यहाँ रात में पहुंची थी और यहाँ जो महिलाएं बैठी थी उन्हें हटाने की कोशिश की गई। उनके कंबल और खाने पुलिस ने उठा लिए थे, जिसके बाद ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ कि यूपी की कंबल पुलिस चोर। आज भी अगर आपको हम नज़ारा दिखाना चाहेंगे तो पूरा का पूरा जो इलाका है चौक के घंटाघर का, यहाँ महिलाएं बैठी हैं। सीए एनआरसी बाकायदा जो हाथ में उनके तख्तियाँ हैं, प्लेट हैं, नो एनआरसी, नो सीए, नो एनपीआर, वो बाकायदा दिखा रही हैं। और लगातार वो चाहे आज़ाद वाली आज़ादी, बिस्मिल वाली आज़ादी, भगत वाली आज़ादी, अंबेडकर वाली आज़ादी की बात कर रहे हैं। और लगातार जो प्रदर्शन है वो अभी भी उनका उसी तरीके से चल रहा है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। बताइए, आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, पुलिस ने आपको कई बार हटाने की कोशिश की, हो क्या रहा है? हाँ, पुलिस ने तो हमारे साथ बहुत ज्यादतियाँ की है। फर्स्ट डे से ही ज्यादतियाँ वो कर रहे हैं, हमारे शेल्टर नहीं लगने दे रहे हैं। इतनी ठंड पड़ रही है, वो सब आप लोगों को तो पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है कि ठंड कितनी ज़बरदस्त हो रही है। लेकिन इन्होंने शेल्टर नहीं लगाने दिया। इन्होंने जो हम लोग अपना अरेंज किए थे ब्लैंकेट्स, उसको भी उठा के लेके चले गए। यहाँ तक कि हम औरतें बैठे हुए थे अपनी सेफ्टी के लिए, लाइट में रहेंगे, हमारी लाइटों को इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। लाइट भी इन्होंने बिल्कुल पूरी तौर से ख़त्म कर दिया। फिर हम लोगों ने जो खाने का इंतज़ाम किया था कि घर से खाना पक करके आया था, उसको इन्होंने पैरों से मार के पूछिए कि इन्हें नागरिकता संशोधन कानून का क्यों विरोध किया और अचानक क्यों जाग गई है? शायद विकास चंद्र त्रिपाठी। एक सवाल यह है कि आप लोग नागरिकता कानून का विरोध अचानक आपने शुरू किया, जैसे दिल्ली में शुरू हुआ, क्या दिक्कत है आपको? क्या लग रहा है इस कानून में क्या समस्या है? पार्शियलिटी कर रहे हैं, हम मुस्लिमों के साथ पार्शियलिटी कर रहे हैं। आप किसी एक कम्युनिटी को कैसे बाहर निकाल सकते हो? आप हमेशा उन्हीं को किसको बाहर निकाले? इस कानून में किसी को बाहर निकालने की बात की? बाहर निकाल, हम कपिल सिब्बल की बात को अभी नहीं मानते। जब वो सत्ता में आएंगे तो उनसे भी पूछ लेंगे। नहीं, उनसे पूछिए कि किस बात का विरोध है। लोग ये कह रहे हैं, हमारी सीधी सी बात है कि हमें एनआरसी नहीं चाहिए, सीए नहीं चाहिए, हमारा भारत, पुराना भारत हमें चाहिए। सरकार ये करी कि हम हिंदुस्तान के किसी आदमी को बाहर नहीं कर रहे हैं। ऐसा उन्होंने कब बोला है? और उस एक्ट में कहाँ बोला है कि हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को बाहर निकाला जाएगा? उनको पूछिए कि इस एक्ट में कहीं लिखा है कि हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति को बाहर निकाला जाएगा, किसी हिंदुस्तानी को बाहर निकाला जाएगा? उनको पूछिए, उन्होंने एक्ट पढ़ा है? वो खाते खुलवा लो, 15 लाख। अजीत, पूछिए उनको। देखिए, बात 15 लाख की है, बात खातों की है कि बात सीए की है? उनको पूछिए मुद्दा क्या है उनका। बच्चों की उनको पूछिए तो सही। आपका क्या है? जैसे उनका कि पूछिए तो सही। दावा है वो, ये लोग कह रहे हैं कि हम किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि एक्ट में कहीं लिखा भी नहीं है कि हम बाहर करेंगे। तो क्या मेन विरोध है? नहीं कह रहे हैं। जब उन्होंने खुल करके संसद भवन में बार बार अंदर रह के बोले कि 5 कम्युनिटी का उन्होंने नाम लिया है, हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी। तो क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? ये पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हैं जिनकी बात हो रही है?
इनको पूछिए क्या पाकिस्तानी मुस्लिम और हिंदुस्तानी मुस्लिम इनके लिए बराबर है? तुम बोलते हो इनको पूछिए क्या पाकिस्तानी मुसलमान और हिंदुस्तानी मुसलमान एक बराबर है इनके लिए? कि हम पाकिस्तान के मुस्लिम और भारत के मुस्लिम दोनों अलग हैं। हम भारत के लोगों को कुछ नहीं करें, हम पाकिस्तान को नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं होम मिनिस्टर से ये पूछना चाहती हूँ, चलिए मैं उनकी बात को थोड़ी देर के लिए ऊंचा करती हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम वहाँ के हिंदुओं को नागरिकता देंगे, आपके पास महोदय क्या प्रूफ है कि वो वहाँ का आया हुआ हिंदू हिंदू ही होगा? जब आप बगैर उसके कागज के आप अपने यहाँ एंट्रेंस दे रहे हो उसको, तो आपके पास क्या विटनेस आपको है? इनको कहां से पता कि बिना कागज के एंट्रेंस दे रहे हैं? इनको पूछिए कि बिना कागज एंट्री की बात इन्होंने कहां पढ़ी? बिना कागज एंट्री की बात इन्होंने कहां पढ़ी? इनको पूछिए क्या इनको पता है कि पिछले 6 सालों में 566 से ज्यादा पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को भारत में नागरिकता मिली है? इनको पता है? पूछिए इनको। ले लेंगे और अपने अरे इनको पूछिए ना अजीत, कौन है? इनको पूछिए कि पिछले 6 साल में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों को 566 से ज्यादा को नागरिकता मिली है? पूछिए। पाकिस्तान और भारत के लोगों को दी गई है, लेकिन इसमें कहीं लिखा ही नहीं है बात कि उनको नहीं दी जाएगी। नहीं, वो जो सीए ला रहे हैं अच्छी बात है, हम उनकी मुखालफत नहीं करते कि आप बाहर से लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, आप लेके आइए। आप यहाँ लेके किसी को नहीं आ रहे हैं, इनको बोलिए कि वो ऑलरेडी हिंदुस्तान में है 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान में उनको दे रहे हैं। उनको अगर आप शरणार्थी जो है, अगर आप उनको सिटीजनशिप दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिनके पास हम जो हमारे बाप दादाओं ने खून दिया है, हम क्यों देंगे कागज के? उसके बहाने आप हमको कागज नहीं देंगे। कौन सा कागज देने की बात कर रहे हैं? उनको पूछिए कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं? उनको पूछिए इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं? उनको पूछिए इनके पास राशन कार्ड है कि नहीं? उनको पूछिए वो हिंदुस्तान में पैदा हुई है कि नहीं? अगर वो हिंदुस्तान में पैदा हुई है तो उनको कौन यहाँ से निकाल सकता है? पूछिए उनको किस बात का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, सवाल ये है कि अगर आप हिंदुस्तान में, अगर आपके पास डीएल है, आपके पास राशन कार्ड है, तो आपको बाहर नहीं किया जा सकता। अरे उनकी बातों में कभी दम है? वो दोनों लोग तो कभी चलिए आगे चलते हैं। में जाके कुछ बोलते हैं और दोनों अजीत, कमरे में कुछ अब आप देख रहे हैं कि इनके पास जो सही बातें हैं, तथ्य से विपरीत ये बातें करेंगे। 15 लाख के अकाउंट की बात करेंगे, सियासी बात करेंगे। जब इनसे अकाउंट, जिनसे सीए की बात पर पूछा जाता है, कानून पर पूछा जाता है कहां लिखा है कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, तो इनके पास जवाब नहीं है। आशिका बताइए बंगाल में क्या हो रहा है, जहां प्रो सीए जो प्रोटेस्ट है उनको तो बंद किया गया है, 144 की धारा लगा दी गई। आज आप कहां पर है? आजादी, मिलकर बोलो। आनंद जी, इस समय मैं मौलाली मोड़ पर हूँ। यहाँ पर कुछ छात्र हैं, कॉलेज के छात्रों के साथ ही स्कूली छात्र भी हैं, जिन्होंने बड़ी जल्दी ये प्रदर्शन का गुण जो है ये सीख लिया है। इनसे जरा बात करते हैं, किस चीज से आजादी मांग रहे हैं? हम लोग एनआरसी के खिलाफ यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, और जो एक्ट अभी गवर्नमेंट लागू कर रही है, हम लोग इन चीज से अगेंस्ट है और हम इनसे आज़ादी मांग रहे हैं। मेरा एक सवाल है, क्या आप चाहते हैं कि भारत में दूसरे देश के घुसपैठिए आए? नहीं, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि दूसरे देश की घुसपैठिए आए, मगर ये भी सही नहीं होगा कि ये जो पब्लिक यहाँ रह रही है, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बट वो यहाँ के ही माइग्रेंट्स, यहाँ के ही आदमी हैं। लेकिन ये आपने कहाँ पढ़ा, आपको कैसे जानकारी मिली कि जो यहाँ के लोग हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है? यहाँ के लोगों को नहीं, यहाँ के लोगों एनआरसी के थ्रू हम लोग को पता चल रहा है यहाँ के कितने सारे लोग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे लोकेलिटी में भी कितने सारे लोग हैं। ये कौन लोग हैं? क्या हिंदुस्तानी है, भारत में पैदा हुए हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है? कौन लोग हैं? क्या हिंदुस्तानी है, उनके पास हिंदुस्तानी ही है? स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है? इनको पूछिए, इनके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो गया है? अगर वो क्या ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड? लीगली देखिए जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं। बिजली का बिल नहीं, वो सब कुछ भी नहीं, आधार भी कुछ भी नहीं है। ये ऐसे लोग कौन है हिंदुस्तानी जिनके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है? आशिका बताइए उनका। बट अभी जो इनको पूछिए ना, डॉक्यूमेंट है, बट मोदी जी बोल रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट, मोदी जी ने कहा बोला है, उनको पूछिए मोदी जी ने कहा बोला ये डॉक्यूमेंट्स अलाउ नहीं है। वो एजुकेटेड नहीं थे, सुनिए उनको बोलिए ना, उनको पूछिए। नहीं, 1971 के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। आपने कहाँ पढ़ा? क्या आपने सीएबी के बारे में पढ़ा? क्या आपने जो बिल था उसको पढ़ा? नहीं, मैं बात कर रही हूँ, उनसे बात करके आपके पास जरूर आती हूँ, मैं सुनूंगी आपकी। जी आप बोलिए। हाँ, आप मुझे ये बताइए कि 1971 के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, ये आपने कहाँ पढ़ा? क्या आपने सीएबी बिल जो बिल था आपने बिल पढ़ा है? इन्होंने पूछिए इनको बिल पढ़ा है? पूछिए इनको बिल पढ़ा है, बोलिए किसी भी
क्योंकि ये भी प्रदर्शन में आए हैं। मेरी मर्जी में इनसे बात करूं। अब आप देखिए आनंद जी किस तरह से यहाँ पर जवाब भी देने के लिए लोग कौन इनको आजादी चाहिए, लेकिन आपको सवाल पूछने की आजादी नहीं है। आपको किसी एक प्रोटेस्टर से सवाल पूछने की आजादी नहीं है। आशिका देखिए, जो घुसपैठी है भारत में आए, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेटर्स आए कि नहीं आए? आप ये चाहते हैं Can you not identify an Indian citizen? Can you not identify an Indian person? उनको पूछिए, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। उनको पूछिए, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो इंडिया में पैदा हुए हैं। नहीं, आपके पास आजादी नहीं है। स्कूल जाने से टाइम मिल जाता है कि आप सीए के बारे में पढ़ लें और प्रदर्शन भी कर लें। जी, सबसे पहली बात परीक्षा का टाइम नहीं है क्या? पूछिए कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? बोलिए कॉलेज का कॉलेज में 10th स्टैंडर्ड के डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे कि नहीं किए थे एडमिशन के लिए? पूछिए कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, तो पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पर ही अगर गवर्नमेंट हमसे डॉक्यूमेंट्स मांगे वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही नहीं कि जिसके पास डॉक्यूमेंट्स है वो इंडिया का पीपल है। हम तो अपने डॉक्यूमेंट्स दे देंगे, बट यहाँ जो रोड में गरीब होता है जिसके पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लाएगा? दलित के पास डॉक्यूमेंट्स पूछिए तो सही, कहाँ जाके पढ़ना चाहता है? पूछिए ना उसको। आशिका, किस कॉलेज में पढ़ता है ये छात्र? ये विद्वान छात्र कहाँ पढ़ता है? पूछिए पढ़ना चाहते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, ठीक है? कौन से कॉलेज में पढ़ रहा है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत माइनॉरिटी को सर्टिफिकेट दिया था कि नहीं? पूछिए इनको पूछिए। 12th में पढ़ते हैं जी, ये माइनॉरिटी को लाना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ हिंदू जो माइनॉरिटी वहाँ के हिंदू है। आप जानते हैं पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम के ऊपर रिलीजन लिखे हैं, सिर्फ हिंदू आप क्या जानते हैं पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम के ऊपर कितना जुल्म होता है? बर्मा में मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, वो माइनॉरिटी नहीं, उनके ऊपर जुल्म नहीं होता है। ये कहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में हिंदियों के ऊपर के बारे में जो आपने पढ़ा, आपने कहीं ये पढ़ा कि जो भारतीय नागरिक है उनकी नागरिकता छीनी जाएगी? उनकी नागरिकता छीनेगी नहीं, तो ये पहले तो ये लेके आएंगे। पहले इन्होंने यही नहीं कहा कि हम एनआरसी नहीं लाएंगे, इन्होंने कहा कि हम एनआरसी अभी नहीं लाएंगे। बेतुके नारे लगाने की आजादी इनके पास है, और क्या आजादी चाहिए इनको? पूछिए इनको। कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन्स के ऊपर पूछिए इनको, चाहते हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के मुसलमान भारत आकर बसे। हाँ, हम ये चाहते, ये सिर्फ धर्म पे माइनॉरिटी को लाने जाते हैं, सिर्फ धर्म हिंदू को लाना चाहते हैं। अरे उनको पूछिए, पाकिस्तान आप क्या चाहते हैं कि हिंदू भी ना आए या मुसलमान आए? ना हिंदू आए, उनको पूछिए क्या भारतीय मुसलमान और पाकिस्तानी मुसलमान इनके लिए एक बराबर है? इनके लिए पूछिए, इनको पूछिए लाने की बात कर रहे क्या कौन से अरब लोगों को? अच्छा, वो यहाँ लेके भी आ जाएंगे। हाँ, दूसरी बात, इनको पूछिए 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत में आ चुके हैं उनको नागरिकता है, तो ये इन्होंने पढ़ा है? लाना चाहते हैं। इनको पूछिए, इन्होंने ये पढ़ा है? तो नहीं लिखा हुआ है कि आप धर्म के नाम पर। आशिका, इनको पूछिए ये कौन से नागरिकों को नागरिकता मिलने वाली है? उनको पूछिए ना। 31 दिसंबर तक आए हैं तभी उनको नागरिकता दी जाएगी, और जो नए आ रहे हैं उनको नहीं दी जाएगी। क्या ये जानते हैं आप? हाँ, ये तो जानते हैं कि 31 दिसंबर दिसंबर तो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? से जो जानते हैं तो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? उन्हें सिर्फ सिटीजनशिप दिया जाएगा, तो और ये पहले सीए लेके आएंगे, तो माइनॉरिटी को लेके आएंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये धर्म माइनॉरिटी को लेके कहाँ से आएंगे? ये तो 6 साल पहले आ चुके हैं। हिंदू को आशिका, ये क्यों बोल रहे हैं लेके आएंगे? अगर इनको पता है 2014 से पहले आ चुके हैं तो लेके क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। जो आ चुके हैं, शरण ले चुके हैं, जो शरण ले चुके हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। वहाँ के तो फिर इसके बाद वो एनआरसी भी तो करेंगे। आशिका, नहीं, एनआरसी भी तो करेंगे का मतलब क्या है? एनआरसी क्या है आशिका, ये नहीं जानते। एनआरसी क्या है ये जानते नहीं, सीए क्या है ये जानते नहीं। कंफ्यूजन जनता में नहीं, कांग्रेस पार्टी में भी है, विपक्ष में भी है। देखिए, महाराष्ट्र सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री अशोक चव्हाण सीए के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। उनका कहना है कि वो राज्य में किसी हाल में सीए लागू होने नहीं देंगे। तो पिछले 5 साल में जो नुकसान हुआ है, दोबारा वही नौबत महाराष्ट्र में आना नहीं चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया। कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा कि आप, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है, और बीजेपी को अगर रोकना है तो कांग्रेस ने इस सरकार में शामिल होना चाहिए, कि तमाम हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी कहा। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी आज हुकूमत में महाराष्ट्र में है,
और जब तक हमारी ये हुकूमत है तब तक सीए का अमल महाराष्ट्र में हम नहीं होने देंगे। अशोक चौहान बीजेपी को रोकना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम भाइयों का समर्थन मिले इसलिए सीए का विरोध करना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये, देखिए क्या सियासत कर रहे हैं। अब सीए के खिलाफ कांग्रेस सरकारें केरल की राह चल रही हैं। पहले केरल सरकार ने सीए के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया, फिर पंजाब सरकार ने भी यही किया। अब राजस्थान की गहलोत सरकार ने भी 24 जनवरी को राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। ये वही गहलोत सरकार है जिसने कुछ ही दिन पहले कहा कि जो वहां से विस्थापित लोग हैं उनके लिए जमीनें मुहैया की जाएंगी। ये वही गहलोत सरकार है जिसने पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तब इनके लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड और इनको नागरिकता दिलाने के प्रयास को आगे किया था। लेकिन कांग्रेस में सीए को लेकर नई किचकिच शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि इस कानून को लेकर पूरी पार्टी ही कंफ्यूजन में है। एक तरफ कांग्रेस सरकारें सीए के खिलाफ प्रस्ताव ला रही है या लाने की तैयारी में है और कांग्रेस की राज्य सरकारों के मंत्री सीए के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो उधर कांग्रेस के ही कुछ नेता यह सलाह दे रहे हैं कि यह गैर कानूनी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का कहना है कि यह कानून संसद में पास हुआ है, लिहाजा राज्य इसे लागू करने से मना नहीं कर सकते। सिब्बल के बाद कांग्रेस के ही एक और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि संसद में पारित सीए कानून को ना मानना असंवैधानिक है। इन्हीं की राह पर चलते हुए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कुछ ऐसा ही कहा है। देखिए, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, लेकिन किसी भी असेंबली को ये कहना कि कानून को वापस लो, they do in their own right. But once it is passed by the parliament, I think that constitutional view is that any state can't say no, should not say no and can't say no. ये राग में फर्क कैसे हो गया, अरुण सिंह से पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ये खुद जानते हैं कि सीए की पैरवी खुद कांग्रेस पार्टी ने पहले किया है। ये वही नेता है जिन्होंने इसके पक्ष में बोला था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी इसके पक्ष में बोला है। देखिए आनंद, सीए की अगर आप बात करिए तो 3 विकल्प अब हैं सामने हमारे। पहला विकल्प तो यह है कि इन प्रदर्शनों से घबरा करके मोदी सरकार जो एक्ट उसने पास किया है संसद से उसको वापस ले ले, जिसकी कोई संभावना नहीं है। और गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से स्पष्ट है ये कि इस एक्ट पर आगे बढ़ा जाएगा। दूसरी बात है कि 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस एक्ट को स्टक डाउन कर देता है? इस उम्मीद में ये जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर जो आप इकट्ठा देख रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इनको ये उम्मीद है, ये कह रहे हैं कि 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से जो सुनवाई होगी उसमें उनकी उम्मीद टिकी है और इस असंवैधानिक कानून को सुप्रीम कोर्ट नहीं मानेगा। और तीसरी जो बात है वो ये कि संविधान ये अधिकार देता है संसद को, जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार है, अमेंडमेंट कर सकती है, नया एक्ट ला सकती है, और वो हुआ है। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे ऐसे जो लॉयर्स हैं वो ये मानते हैं कि राज्य इसका विरोध नहीं कर सकते, उनको मानना ही होगा। हालांकि राजनीतिक एक तरह से डिमांड है, कांग्रेस को लगता है एक वोट बैंक के जरिए कि उसको जरूरी है कि वो सीए का विरोध करते दिखे, भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। अरुण, एक दो बातें और हैं। देखिए, एक दो बातें और है, और आपके मुंह से और पीछे जो स्टूडेंट्स खड़े हैं उनको भी देखने की जरूरत है और दर्शक जो देख रहे हैं उनको भी समझने की जरूरत है। पहला कि सिटीजनशिप एक्ट के तहत कोई भी एक्ट को बदला नहीं गया है। उस एक्ट में एक संशोधन किया गया है, वो भी रिलीजियस परसिक्यूशन के अंतर्गत, जहां पे एक सिर्फ जात, एक सिर्फ रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं, 6 रिलीजियस डिनोमिनेशंस को इंक्लूड किया गया है। और यह भी आर्टिकल 14 के मद्देनजर रखा गया है, क्योंकि जो बराबर नहीं है उसको बराबरी पे लाने के लिए उसके लिए संशोधन करना जरूरी है। तीसरी बात, इसी सरकार ने गैर इन 6 जो वर्ग हैं, खासकर मुस्लिम वर्ग के जो है, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी और बांग्लादेशी सिटीजन्स को नागरिकता दी है, बांग्लादेशी मूल के लोगों को नागरिकता दी है पिछले 6 साल में। यह भी वो प्रूव करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपके पीछे जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अगर देश के लिए खड़े हैं तो अपनी अपनी पार्टी और अपनी अपनी यूनिट्स के नाम जो है उनके पोस्टर में ज्यादा बड़े क्यों हैं? आयशा का नाम जो है अंबेडकर से बड़ा दिख रहा है, आयशा का नाम सीए से बड़ा दिख रहा है। तो ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हुआ कि देश हित का प्रोटेस्ट हुआ? जी देखिए, ये बात किसी से छुपी नहीं है। ये जितने भी छात्र नेता हैं, अगर वो लेफ्ट के हैं तो उनकी पार्टी, उनकी आइडियोलॉजी लेफ्ट है। ये अगर आयशा के हैं तो आगे चल करके वो जाने वाले हैं जो मेन पार्टी है, ये देखिए यहाँ पर एक प्रोटेस्टर है। आप ये बताइए, आप लोग क्या पॉलिटिकल
पॉलिटिकल पार्टी से भी संबंध रखते हैं आगे जाके? हम एआईएसएफ से हैं, स्टूडेंट पार्टी से हम बेसिकली एआईएसएफ। आई एम फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। तो बेसिकली हमारा पॉइंट ये है कि जो ये सरकार है ये असली मुद्दों से भटका रही है। ये एक के ऊपर एक मुद्दे लाती जा रही है। जो असली मुद्दे हैं अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी हो गया, अशिक्षा हो गई, प्राइवेट हाइक करे जा रहे हैं, महंगाई हो गई, ये हमारी आंखों में पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। शिक्षा मिल रही है वो 1 महीने से सड़क पे खड़े हैं क्लासेस बंद करके, फिर अशिक्षा की बात क्या कर रहे हैं? नहीं है असली मुद्दे। लेकिन आप लोग क्लास छोड़ के, शिक्षा छोड़ के 1 महीने से सड़क पर हैं। ये तो एक्ट जो है वो तो पास हुआ कोर्ट, क्या नाम है, संसद से। तो हमें इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सिंपल सी बात है, देश की जो रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, इनको पता पूछिए, उनको जरा पूछिए कि नागरिकता संशोधन कानून से इनको क्या लेना देना है? बचा के रहेंगे। नागरिकता संशोधन कानून से इन्हें व्यक्तिगत क्या फर्क पड़ेगा? आपको मैं पूछूं, अगर इंडिविजुअली आपको नागरिकता संशोधन कानून जो पास हुआ संसद से, उससे आपको दिक्कत क्या है? मेरे को दिक्कत यह है कि मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे साथी हैं जो मुस्लिम हैं, और भी आप कैसे किसी को इसके आधार पे आप कैसे संविधान? अच्छा, उनको पूछिए क्या पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बांग्लादेशी मुस्लिम इनके भाई बंधु हैं या हिंदुस्तानी मुसलमान इनके भाई बंधु हैं? एम्प्लॉयमेंट हो रही है, कितनों को रोजगार मिल रहा है, आप जिनको सिटीजन बनाना चाह रहे हैं। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो कोई मुश्किल है नहीं। पाकिस्तान से आने वाले, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश, यहाँ के मुस्लिम हमारे भाई हैं, वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो नागरिकता मांगते हैं तो उनको गुण दोष के आधार पर दी जाती है। लेकिन इस एक्ट का आप विरोध फिर क्यों कर रहे हैं? बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, बात करेंटली हमारी है। हिंदू मुस्लिम की बात इन्होंने की अभी, सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे अभी अरुण आपसे हिंदू मुस्लिम की बात इन्होंने की। अब बाहर से आप सिटीजनशिप देंगे उनको, अभी कह रहे हैं मुसलमान की बात नहीं है। पहले अपने घर की तो हालत ठीक करो, फिर दूसरों की देखेंगे। फिर घुमा दिया। छोटी सी बात मैं पूछता हूँ, एक बात आनंद मैं इनसे जरूर पूछना चाहता हूँ। पूछिए। आप टॉलरेंस की बात करते हैं, आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अब ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ये देश की जनता द्वारा चुने हैं, सरकार चुनी हुई है, मैंडेट उसको मिला है। अब उनको आपने पिंजरे में बंद कर दिया प्रधानमंत्री को, क्यों? सिंबोलिज्म है बेसिकली। वो हम लोग को एंटी नेशनल्स बोलते हैं, जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे राइट्स है, डिटेन करा जाता है, अरेस्ट किया जाता है लोगों को, हमारे लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है। आप ये देखिए कि एंटी नेशनल के अच्छा, इनको पूछिए दिल्ली में खड़े होकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बंगाल में जो प्रोटेस्ट करना चाहते हैं सीए के समर्थन में, उनको बंद किया जा रहा है, उनको नहीं करने दिया जा रहा है, तो वो कैसे सही है? उनको पूछिए। डेमोक्रेसी की बात हम करते हैं, संविधान की बात करते हैं। देश के तमाम हिस्सों में सीए को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, आप यहाँ आराम से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सीए के समर्थन में भी जो लोग अगर प्रदर्शन करना चाहते हैं उनका भी उतना ही अधिकार है, लेकिन वो बंगाल में नहीं कर सकते, मध्य प्रदेश में नहीं कर सकते। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे आप ग्राउंड एलिट देखिए, हम बंगाल में नहीं है, वहाँ नहीं है। हमें पता है कि अगर पर आप तो हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान सिर्फ दिल्ली के लिए है क्या, कि संविधान पूरे देश के लिए है? एनटी में भी होता है, तो वो संविधान की रक्षा कैसे होगी? संविधान तो पूरे देश के लिए है ना। पूरे देश के लिए सबको हक है, अधिकार है करने का। तो फिर उनको नहीं करने दिया जा रहा है? पूछिए, कमलनाथ जी ठीक कर रहे हैं? सबको है बेसिकली, बट आपके पॉइंट वैलिड होने चाहिए। ममता बनर्जी ठीक कर रही है कि हमें आपको जवाब नहीं देना, या फिर अगर आपको सीए एनआरसी के बारे में कुछ नहीं पता होगा, तो ममता बनर्जी जो विरोध की आवाज दबा रही है, समर्थन जो लोग कर रहे हैं सीए पर, उनकी आवाज दबा रही है, वो सही नहीं है। मैं उस बात पे कोई कमेंट नहीं कर सकती। क्यों? आई हैव नो आइडिया अबाउट द व्हाट द सिचुएशन। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि बंगाल में जो सीए के समर्थन में लोग कर रहे हैं। देखिए, 5 मिनट इनसे उलझने की जरूरत है, पूरी पोल खुल जाती है। अरुण सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण सिंह धन्यवाद। वापस आएंगे थोड़ी देर में। देखा, जितनी बार इनसे सवाल पूछे, पहली लाइन के बाद दूसरा सवाल पूछते हैं तो पहली लाइन छोड़कर दूसरी लाइन पकड़ लेते हैं। हर बार यही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सीएए के समर्थन में निकाली गई रैली के दौरान हुए बवाल के बाद पुलिस ने 650 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इन पर धारा 144 के उल्लंघन और सरकारी काम में बाधा डालने के लिए केस दर्ज किया है। तो ये यानी कि सीए के समर्थन में बोलने की आजादी नहीं है मध्य प्रदेश में। यानी कांग्रेस रूल्ड या विपक्ष के रूल्ड राज्यों में सीए के समर्थन में आप नहीं बोल सकते। बोले तो देखिए, अधिकारी आकर थप्पड़ मारते हैं, डंडा लगाते हैं। ये बिल्कुल सही है। यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी को निचोड़ का गला दबा दिया गया, ऐसा करके कोई खड़ा नहीं होगा। एसडीएम प्रिया वर्मा से बदसलूकी के आरोप में 2 बीजेपी नेताओं पर भी अलग से केस दर्ज किया गया है, लेकिन वीडियो जो सामने आया है वहां तो एसडीएम थप्पड़ मार रही हैं। इससे पहले कल राजगढ़ में नागरिकता कानून के पक्ष में हुए बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि इस प्रदर्शन को रोकने के लिए पहुंची कुछ महिला अधिकारियों के साथ भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने बदसलूकी की, जिसके बाद डीएम निवेदिता भी मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे एक बीजेपी कार्यकर्ता को थप्पड़ जड़ दिया।
जिस पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मच गया। बीजेपी का कहना है कि भारत माता की जय के नारे लगाने से रोकने वाले अधिकारी पर कार्रवाई हो। मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, कल हुआ क्या था? क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कई सारे वीडियोस अपने ट्विटर हैंडल पर किए हैं जहां पर साफ दिख रहा है कि डीएम थप्पड़ जमा रही हैं, लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन उनको रोका जा रहा है। तो अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ सीए के विरोध में है, सीए के समर्थन में नहीं है। वाकई, क्योंकि खुद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जाकर सीएए के समर्थन में कई रैलियां कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं। बड़ा सवाल यहां पर कमलनाथ की सरकार कह रही है, क्योंकि कानून मंत्री से जब हमने बात की तो उनका कहना है कि अगर बीजेपी को सीएए के समर्थन में किसी भी तरह का प्रदर्शन करना था तो उसकी इजाज़त लेने में उन्हें क्या वो थी कि वो इजाज़त नहीं ले पा रहे थे। तो ये बात थी कि धारा 144 लगी हुई थी, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगे हुए थे, उसके बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राजगढ़ में प्रदर्शन किया। लेकिन तस्वीरें सामने आनंद, जैसा आप कह रहे हैं कि एसडीएम का थप्पड़ मारते हुए वीडियो है, डीएम का थप्पड़ मारते हुए वीडियो है, लेकिन कांग्रेस से शोभा ओझा जी हमारे साथ हैं, विश्वास सारंग बीजेपी से भी हमारे साथ हैं। शोभा ओझा जी नमस्कार। ये आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया चल रही है, जहां जहां सीए के समर्थन में रैली जा रही है वहां वहां लोगों को रोका जा रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। तो अभिव्यक्ति की आजादी का क्या? देखिए, बिल्कुल झूठ है। जहां जहां अनुमति मांगी जा रही है, जहां संभव हो रहा वहां अनुमति दी जा रही है। और राजगढ़ में भी कलेक्टर ने कहा था कि आप 27 के बाद आप कर लें, क्योंकि 26 जनवरी को देखते हुए सेंसिटिव था। पिछली 26 जनवरी को भी राजगढ़ के एक इलाके में दंगा भड़का था, तो उसको कहते हुए उन्होंने अभी अनुमति नहीं दी थी। और ये अकेला राजगढ़ की बात नहीं है, इसको आप एक बड़े पिक्चर में देखिए। आकाश विजयवर्गीय बल्ले से कर्मचारी को मारता है, कैलाश विजयवर्गीय पूरे शासन के खिलाफ कहता है कि मैं इंदौर में आग लगा दूंगा। गोपाल भार्गव कल रतलाम में भाषण देते हैं भड़काऊ कि इन तमाम सरकारी कर्मचारियों को हम देख लेंगे और ये कैसे काम करते हैं हम ये देख लेंगे, ये वेश्याओं की तरह अपना कपड़े बदल रहे हैं, इस हद तक गिर के ये बोल रहे हैं। तो ये कोई एक जगह की बात नहीं, इसको टोटालिटी में देखिए कि ये चाहते हैं कि जो अमन चैन मध्य प्रदेश में है उसको कैसे तोड़ा जाए। और 15 साल की गुंडा राज में इन्होंने कर्मचारियों कई सारे आरोप लगाए। शोभा ओझा जी आपने, विश्वास सारंग बीजेपी से हमारे साथ हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, जरा सुनते हैं। आइए विश्वास सारंग जी, आरोप आप पे है कि धारा 144 लगी है, उसको तोड़कर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप जानबूझकर क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या 144 भोपाल में उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नहीं है जो कि सीए का विरोध कर रहे हैं और सरेराह 2 दिन से उन्होंने चक्का जाम करा है, बच्चों की बसें नहीं निकलने दे रहे, एम्बुलेंस नहीं निकलने दे रहे। इंदौर में इसी तरह का प्रदर्शन हो रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जो देशभक्त होंगे, जो संविधान की रखवाली के लिए निकलेंगे, देखिए मेरे को बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। जब तक आप बोलते नहीं बोला, जब तक आप बोली मैं नहीं बोला। बीजेपी ने रैलियां करी है। सरकार है, ये बदमाशों की सरकार है, ये गुंडों की सरकार है। अभी तक कांग्रेस की सरकार में गुंडे सड़क पे आकर देखिए गुंडागर्दी कर रहे थे। अब कलेक्टर गुंडागर्दी कर रही है, अब कलेक्टर गुंडागर्दी कर रही है। पूरे प्रदेश में हाहाकार है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, मीडिया ने दिखाया। कलेक्टर और एसडीएम ने जिस प्रकार से लोगों को थप्पड़ मारे, ये असंवैधानिक है। ये कानून को हाथ में लेना किसी को भी अनुमति नहीं देता। इस तरह से शोभा ओझा जी, आप आकाश विजयवर्गीय जी और कैलाश विजयवर्गीय जी की बात कर रही हैं, ये आप दिग्भ्रमित करना चाहती है चीजों को, आप दिग्भ्रमित करना चाहती है। आप संरक्षण क्यों दे रही है, आप हिंसा को आगे क्यों बढ़ा रही है? वहाँ पर कार्यकर्ता गांधी जी का भजन गा रहे थे, रघुपति राघव राजा राम। अच्छा नहीं, एक मिनट शोभा जी एक मिनट। विश्वास जी एक बात बताइए कि दोनों तरफ से दोनों जो कन्वीनियंट वीडियोस हैं वो लगाए जा रहे हैं। एक बात बताइए कि वहां पर अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हाथ पैर क्यों चले, गाली गलौज क्यों हुई? देखिए, एक तो मेरा निवेदन है कि शोभा जी को बोलिए, जब ये बोल रही हैं तो मैं बीच में नहीं बोल रहा। लेट मी फिनिश, मेरे को पहले अपनी बात आने दीजिए, जब जिसका मौका है वो बोले। देखिए, पूरे मामले में आज सुबह से हम लोग इसकी जांच के रूप में निकले हैं। मेरे साथ हमारे सांसद रोडमल नागर जी है, हमारे वरिष्ठ नेता जीतू जिराती जी, उषा ठाकुर जी, बंसीलाल
गुर्जर जी हैं, हम सुबह से जो पीड़ित हैं जिनके साथ ये घटना हुई है उनसे मिल रहे हैं बिना किसी बात के। ये दो बातें हमें एक तो स्पष्ट करना पड़ेगा, ये प्रदर्शन नहीं था जी। देखिए हमें अलग बात है, जो सीएए का विरोध कर रहे हैं वो प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन नहीं था। एक मिनट लेट मी फिनिश, आप बात करिएगा। ये प्रदर्शन नहीं था। मैं तो मीडिया को बहुत धन्यवाद दूंगा कि मीडिया ने प्रत्यक्ष रूप से बताया कि किस ढंग से देखिए वहां पर कार्यकर्ता देखिए ये आरोप प्रत्यारोप की प्रक्रिया चलती रहेगी। शोभा ओझा जी, विश्वास सारंग जी, धन्यवाद। मेरे पास समय कम है, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस पर आगे भी बात होगी। वेलकम बैक। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बल ने हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकियों को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने फायरिंग कर दी, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में तीनों आतंकी मारे गए आतंकियों के पास भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। मारे गए आतंकियों में से एक की पहचान आदिल अहमद के तौर पर हुई है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओ था। मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान, जी हाँ, जैसे मैंने कहा, आदिल अहमद के रूप में की गई, जो विशेष पुलिस अधिकारी था जिसने 2018 में सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस छोड़ दिया था और शहर के जवाहर नगर इलाके में तत्कालीन विधायक वाची एजाज अहमद मीर के आधिकारिक आवास से 7 AK असॉल्ट राइफलों के साथ फरार हो गया था। वेलकम बैक। बीजेपी की कमान अब जेपी नड्डा जी के हाथों में होगी। जेपी नड्डा ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भर दिया है। जेपी नड्डा का बीजेपी के 14वें अध्यक्ष के रूप में चुना जाना लगभग तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। बीजेपी मुख्यालय में होने वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत तमाम बड़े नेता इसको संबोधित करेंगे। विक्रांत यादव और डिटेल्स के साथ जुड़ रहे हैं। वर्किंग प्रेसिडेंट के रूप में थोड़े समय से कार्यभार लगभग संभाल चुके हैं जेपी नड्डा। ऑर्गेनाइजेशनली बहुत स्ट्रांग बताए जाते हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में भी इनका योगदान बहुत था, संगठन को एक करने का और पार्टी के हित में काम करने का। देखिए बिल्कुल आनंद, एक लंबा अनुभव उन्हें रहा है राज्य की राजनीति से लेकर के केंद्र की राजनीति तक। राज्य में भी उन्होंने संगठन में काम किया, सरकार में काम किया और केंद्र में भी बतौर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री वो काम किया उन्होंने पहली मोदी सरकार में। और दूसरी सरकार में जब उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया था तभी ये लगा था कि कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और कुछ ही दिनों बाद कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी का बनाया गया और आज वो दिन आ गया है कि वो पूर्णकालिक अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि बीजेपी के कार्यालय में पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। लोग पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहां पर पहुंचे। मंच सज चुका है। 2:30 बजे के करीब उनके नाम का ऐलान किया जाएगा। इसी मंच से ऐलान किया जाएगा और उसके बाद करीब 4 बजे के करीब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। वो भी उनसे मुलाकात करेंगे, उन्हें सम्मानित करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री सभी लोग यहां पर पहुंचे हुए। तो जेपी नड्डा जो पिछले काफी समय से पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, अब उनका पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अगला सफर शुरू होगा। विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहें। कुछ रिएक्शंस भी आए हैं गिरिराज सिंह से और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी। आज नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह जी। सर, नामांकन की प्रक्रिया हो गई और आगे क्या देखना? मैं आश्वस्त हूँ कि जेपी नड्डा जी निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होंगे। लंबे समय तक उन्होंने संगठन में काम किया है, उनके के अंदर एक सांगठनिक कुशलता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नई ऊंचाई देने में वह कामयाब होंगे। सर, चुनौतियां भी बहुत सारी होंगी। चुनौतियों पर वह विजय प्राप्त करने की कला अच्छी तरह जानते हैं। सर, और क्या बदलाव देख रहे हैं अब? बदलाव क्या, हमारे यहाँ तो बराबर ये सिलसिला चलता रहता है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जिनका कहना है कि जेपी नड्डा ही नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। इस तरह से आज नामांकन हुआ है जेपी नड्डा का, कैसे देखते हैं सर इसे? मैं मानता हूं कि एक तो निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में होंगे और अभी हम लोग नामांकन उनके पक्ष में दे करके आए हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह जी के नेतृत्व में। और वो एक अनुभवी व्यक्ति हैं और उनके नेतृत्व में पूरा देश भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक संगठन के और मजबूती के लिए हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने दीजिए, सारी चीजें सबके सामने जाएंगी। यूपी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ। सर, जेपी नड्डा जी, उससे पहले अमित शाह जी, क्या कंपैरिजन है? देखिए, दोनों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है
माननीय अमित शाह जी के साथ मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था और नड्डा जी के साथ में मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष था। दोनों में अभूतपूर्व संगठनात्मक कौशल है और मैं कह सकता हूं कि नड्डा जी एक सौम्य, सरल और जिसको कहना चाहिए संगठनात्मक पक्ष उनका बहुत मजबूत है। हमारे साथ हैं देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। देवेंद्र जी, आज जेपी नड्डा आपकी पार्टी को नए अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। देखिए, बहुत हमको खुशी है कि जेपी नड्डा जी जैसा एक व्यक्ति जो बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति है, जो सामान्य कार्यकर्ता से, आम कार्यकर्ता से जुड़े हुए व्यक्ति है, वो आज अध्यक्ष बन रहे हैं। आदरणीय अमित भाई शाह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत विस्तार किया है, नई ऊंचाइयों को हमने छुआ है और एक बहुत अच्छा कार्यकाल उनका रहा है और नड्डा जी भी उसी प्रकार से एक अच्छा कार्यकाल नड्डा जी का भी होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी, विजय जी, आज आपकी पार्टी के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। जरूर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए जा रहे हैं। हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आने वाले 5 साल में बहुत आगे बढ़ेगी और जिस तरीके से उन्होंने कुशल संगठक के नाते काम किया है तो सफलता अवश्य मिलेगी। हमने देखा कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जब पार्टी ने काम किया तो 21 राज्यों में सरकार बनी, 2 बार देश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन पिछले 1 साल में 5 राज्यों में सत्ता भी गंवाई। तो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बड़ी चुनौतियां भी हैं सामने। देखिए, जरूर सत्ता के गणित में इधर उधर हो गए होंगे, लेकिन आज भी मैं कहता हूं कि कोई ऐसा बेस हमारा टूटा नहीं है। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख वोट ज्यादा मिले हैं, 3-4 सीट का ही सवाल था। झारखंड में भी हमने काफी सीट हमने जीती है और लोकसभा में तो मध्य प्रदेश हारने के बाद सभी सीट हम जीते, राजस्थान हारने के बाद भी लोकसभा की सभी सीट हम जीते। कांग्रेस वहां बहुत पीछे रह गई है, इसलिए कोई ऐसा सवाल नहीं है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, शिवसेना ने धोखा दिया है, बाकी सरकार तो मैंडेट तो हमारे साथ ही था। विक्रांत, यानी अब हम समझे कि अमित शाह पूरी तरह से गृह मंत्रालय और सरकार में जो अपनी भूमिका है उस पर फोकस करेंगे। संगठन और पार्टी का कार्यभार अब जेपी नड्डा के कंधों पर है। उनके लिए क्या चुनौतियां हैं? क्योंकि पिछले 5-6 सालों में बीजेपी हैज गॉन फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। करीब 11 करोड़ का उनका बेस हो गया है। अब 2024 तक इनके लिए चैलेंजेस क्या हैं जेपी नड्डा के लिए? देखिए आनंद, निश्चित तौर पर कोई भी सत्ता जब या कोई ताज मिलता है तो वो अपने साथ कई चुनौतियां लेकर के आता है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी जेपी नड्डा के लिए कई चुनौतियां लेकर साथ आ रहा है। पिछले दिनों में अगर हम देखें तो 1 साल में पार्टी ने 5 राज्यों में सत्ता गंवाई, तो निश्चित तौर पर ये बड़ा झटका पार्टी के लिए है। ऐसे समय में पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा बनाए रखना और आगे जो सामने चुनाव दिख रहे हैं, दिल्ली तो बिल्कुल सामने मुहाने पे नहीं खड़ा, उसके बाद बिहार, बंगाल जैसे बड़े चुनाव है। बंगाल को लेकर के पार्टी बड़े समय से बड़ी तैयारियां कर रही है। लोकसभा चुनाव में उसको लेकर के एक बड़ा परिणाम भी मिला जब 18 सीटें जीती। तो वो सब चुनौतियां हैं और इसके बाद पार्टी के विस्तार को जिस गति से अमित शाह ने आगे बढ़ाया, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो अमित शाह का कार्यकाल रहा वो सबसे स्वर्णिम काल पार्टी के लिए रहा, क्योंकि उसमें न केवल पार्टी के सदस्यों का विस्तार हुआ, कार्यकर्ताओं का विस्तार हुआ, बल्कि सरकार भी लगातार एक के बाद एक राज्यों में बनती चली गई। तो इसी रफ्तार का काम करना जेपी नड्डा के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती रहेगा। दूसरी बात, जेपी नड्डा जी ज्यादा बोलते नहीं है, काम संगठन में और काम करके उनको कहा जाता है काफी कर्मठ हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी आगे आ रहे हैं, बंगाल के चुनाव आ रहे हैं, तो कई सारी चुनौतियां हैं अगले 2-3 सालों में। देखिए, बिल्कुल उनका काम करने का तरीका अलग है। सौम्य व्यक्तित्व है, शालीन व्यक्ति है, बहुत ही धीमा बोलते हैं और जो उनसे मिलने वाला हर व्यक्ति यही कहता है कि आप उनसे कभी भी मिलने जाइए, उनको कभी गुस्से में किसी व्यक्ति ने नहीं देखा। तो इस तरीके का उनका व्यक्तित्व रहा है, लेकिन संगठन पर हमेशा से पहले भारी पकड़ रखते हैं। और न केवल वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति जहां से वो केंद्र में आए थे वहां पर भी संगठन का अच्छा काम किया उन्होंने, और यहाँ पर भी केंद्र में भी आने के बाद से सरकार संगठन दोनों ही तरह का काम का उनको एक लंबा अनुभव रहा है। और फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने जिस तरीके से जो एक ट्रांजिशन फेज था अध्यक्ष के पद तक आने का, वो भी एक सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए देश के बड़े इलाके का दौरा किया, उनके कई राज्यों में
वो गए, वहाँ की जो टीम है, राष्ट्र प्रदेश की टीम है, उनसे मुलाकात की, संगठन के लोगों से मुलाकात की। तो एक तरह से संगठन के काम में वो पिछले 6-7 महीने से लगे हुए थे। बिल्कुल, अगर आप देखें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी, सारे जो बाहुबली हैं और सारे हेवी वेट्स हैं बीजेपी के, उन्होंने एक साथ मिलकर उनका नामांकन भरा है। निर्विवाद चुने जाएंगे, यही कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ 4 बजे कह रहे हैं संबोधित करेंगे पूरी ग्रुप को एक बार, जैसे ही वो ऑफिशियली चुने जाते हैं। उसके बाद कई सारी चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि देश में इस वक्त कहा जा रहा है कि बीजेपी उरूज पर नहीं, विपक्ष उरूज पर है, और ये बैलेंस जो है, और खासकर वहाँ ऑन ग्राउंड इसको कैसे संभालेंगे। सीएए एनआरसी के विरोध में जो ये आवाज़ें उठ रही हैं, इसको कैसे संभालेंगे। जो पार्टी ही नहीं, सरकार की तरफ से जो चुनौतियां हैं, बजट है, इस सब को कैसे करेंगे। कई सारी चुनौतियां हैं। फिलहाल बीजेपी का ट्रांजिशन स्मूथ है, विपक्ष को अभी तक पता नहीं उनका लीडर कौन है। अखाड़ा में आज बस इतना ही। नमस्कार।